हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 3। भाग 2 तक हो गया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम ये रिवाइज़ करेंगे कि पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले भाग में हमने देखा कि सत्र की जो शुरुआत होगी वो लर्निंग आउटकम से होगी, और लर्निंग आउटकम जो है हम ज्ञात करेंगे उसके लिए पेपर भी बनाने के लिए बताया गया है इसमें कि किस तरह से कितना होगा। यहाँ पर देखिए, पिछले भाग में हमने देखा था कि पेपर कैसे बनाना है बच्चों का। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के आकलन के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें जो है 10 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। और उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। ठीक है, तो ये है आकलन करने का तरीका कि कैसे हम बच्चों का लर्निंग आउटकम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों का लर्निंग आउटकम जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके माध्यम से हम यह पता लगा पाएंगे कि बच्चे का लर्निंग गैप्स कितना है। लर्निंग गैप्स का मतलब यह है कि बच्चे का अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तविक अधिगम स्तर दोनों के बीच का अंतर कितना है, बच्चे को कितना ज्ञान होना चाहिए और कितना ज्ञान है, इन दोनों के बीच के अंतर को लर्निंग गैप्स के नाम से जो है इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, तो फिर जो है हम जब परीक्षण कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कुल 45 अंक का होगा प्राथमिक स्तर पर। प्रत्येक विषय का पूर्णांक जो है 45 अंक का होगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर 75 अंक का होगा। ठीक है, और दोनों स्तर पर सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। ठीक है, और इसमें जो है अंक देने की प्रक्रिया को भी बताया गया है कि जिस प्रश्न में 3 अंक मिले हों उसका अर्थ यह है कि बच्चे को लर्निंग आउटकम पूर्णतया प्राप्त है, और जिसमें 1 या 2 अंक मिले हों वह उसे आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है, और जिसमें 0 अंक मिले हों वह उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पिछले। फिर उसके आधार पर क्या होगा, फिर उसके आधार पर 3 समूहों का निर्धारण होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, जिसमें पहले समूह ए में जो है 21 से 45 अंक जो बच्चे पाएंगे उन्हें रखा जाएगा, और फिर समूह बी में 16 से 20 अंक वाले बच्चे आएंगे, और जो है समूह सी में 15 या उससे कम अंक वाले बच्चे आएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, ये हो गया पिछले भाग के वीडियो के बारे में कि हमने क्या क्या सीखा। आज हम देखेंगे भाग 3। तो भाग 3 में है, पहला पॉइंट है परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या न करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। तो ये सब है भाग 3 में। तो भाग 3 स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक। परिप्रेक्ष्य है एक ऐसी कक्षा जहाँ विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, उसमें सामान्य रूप से शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता है। ऐसी कक्षा में यदि शिक्षक वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम पर ही कार्य करते हैं तो इसमें संदेह है कि यह बच्चों को मदद करने वाला हो। बच्चे इस प्रक्रिया में पहले कक्षा से और अंत में विद्यालय से भी पूरी तरह कट जाते हैं। वास्तव में बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का यह एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे, यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों का विषयवार वास्तविक अधिगम स्तर पता करें। इसे कैसे करना है, इस बिंदु पर भी हम लोगों ने विस्तार से विचार विमर्श कर एक साझा समझ विकसित की है। आधारभूत आकलन के पश्चात शिक्षक को बच्चों का स्तरवार समूह बनाना है तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करना है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कार्य करने के पूर्व एक शिक्षक को क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो शिक्षण कार्य से पहले की तैयारियों के बारे में बताया गया है, देखते हैं। आइए अब हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिन्हें आधारभूत आकलन के पश्चात व बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना एवं करना नितांत आवश्यक है। पहला है अधिगम स्तर संबंधी सूची। आरंभिक आकलन के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर संप्राप्ति संबंधी एक सूची आपके पास होनी चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है तथा किस लर्निंग आउटकम पर उसके साथ और कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप का प्रयोग करें। तो परिशिष्ट 2 यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। यहाँ पर दिया गया है बच्चों का जो है किस बच्चे ने पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है उसको इसमें लिखना है। 3 कॉलम बनाए गए हैं यहाँ पर, आंशिक रूप से और नगण्य, तीनों में जो है वर्णित करना है और हर कक्षा का दिया गया है। देखिए, और यहाँ पर प्रमुख अधिगम परिणामों को लिख दिया गया है। बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें जो है बच्चों को चिन्हांकित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम स्तर संबंधी सूची के लिए परिशिष्ट 2 हमने देख लिया। अब आगे है दूसरा पॉइंट, शिक्षण कार्य से पहले जो है तैयारी में ये दूसरा पॉइंट है समूह निर्धारण। तो अब क्या करना है इसमें देखते हैं। अब अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्धारण कर लें। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट है लर्निंग आउटकम की सूची। जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने में अंतर के कारण कार्य करना है उसकी एक क्रमवार सूची बना लें। यह सूची प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होगी, ठीक है। और फिर है चौथा समय सारणी। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों की समय सारणी यानी टाइम टेबल परिशिष्ट 5 में दी गई है। प्रधानाध्यापक इसे समस्त शिक्षकों से साझा कर लें। इन 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ध्यानाकर्षण तकनीकों द्वारा ही कार्य करेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि जब बच्चों का लर्निंग गैप्स हमें मालूम हो जाएगा तो फिर जो है हमें क्या करना है, हमें ध्यानाकर्षण शिविर जो लगेगा 50 दिन का, उसमें बच्चे का लर्निंग आउटकम जो है उस जो हम जानेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना उसको सीखना है। उन दोनों के बीच का जो लर्निंग गैप्स है उसको कम करने का प्रयास करेंगे और उसका शैक्षिक अधिगम स्तर जो है उसको कक्षा के अनुरूप लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए समय सारणी यहाँ पर दी गई है। ध्यानाकर्षण शिविर के लिए आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को आप इसे देख सकते हैं। सारणी दी गई है, ये 50 दिनों की इसे बनाना है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर। आगे है दिवसवार विभाजन। चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार कितने दिन लगेंगे इसका विषय एवं दिवसवार विभाजन कर लें। इस तरह 50 दिनों की। आगे है दिवसवार विभाजन। चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए विषयवार कितने दिन लगेंगे इसका विषय एवं दिवसवार विभाजन कर लें। इस तरह 50 दिनों की एक समय सारणी तैयार हो जाएगी। इस समय सारणी की कार्य योजना निम्नांकित होगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रथम सप्ताह में पहले दिन से 7 दिन तक कौन से तकनीक का इस्तेमाल की जाएगी और किसके अनुसार कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है ये आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पर तकनीक के बारे में दिया गया है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण पहले जो है ये तकनीक होगी। फिर दूसरे में होगा दूसरा पॉइंट होगा बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना, ठीक है। तो ये 7 जो है सप्ताह का यहाँ पर दिया गया है और इसके अनुसार हमें इन माध्यम को तकनीक को बता दिया गया है और हमें किस माध्यम से कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है वो हमें खुद चयन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं विशेष क्या है इसमें। तो विशेष है प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखेंगे। और दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3 बार शैक्षिक तकनीकियों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकियों जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य होगी, ठीक है। तो ये हो गया दिवसवार विभाजन। आगे है अगला पॉइंट है शिक्षण योजना। जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजना बना लें। शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को अवश्य ध्यान में रखें जो कक्षा को रोचक तथा उपयोगी बनाते हैं। ऐसे कई तरीकों का विवरण आगे दिया गया है। आप और भी तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं जिनसे बच्चों के अधिगम में वृद्धि हो। और इसमें अगला पॉइंट दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता। शिक्षण योजना के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री TLM को जुटा लें। यह सभी सामग्री शिक्षण से पूर्व ही कक्षा में होनी चाहिए। यदि किसी सामग्री वर्कशीट, कार्ड, चार्ट आदि का विकास किया जाना है तो उसे पूर्व में ही बना लें। इसी प्रकार यदि आप कोई शैक्षणिक खेल कराने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की व्यवस्था भी पहले से ही कर लें। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता व प्रयोग शिक्षण कार्य को न सिर्फ रोचक व प्रभावी बनाता है बल्कि बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर भी देता है। इस प्रकार कार्य करने से बच्चों के अधिगम स्तर में तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो ये हो गया शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता के बारे में। और आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। उपर्युक्त तैयारियों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन है। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया का ईमानदारी से क्रियान्वयन कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह हमारी तरफ से बच्चों के कक्षा अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रभावी शिक्षण के विभिन्न तरीकों पर अपनी स्पष्ट और व्यापक समझ बनाएं। प्रभावी शिक्षण के कुछ मुख्य तरीके आगे दिए गए हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी के अनुरूप आप कक्षा शिक्षण करने का प्रयास करें, ठीक है। और अगला पॉइंट है बैठक व्यवस्था। कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे। आप यह देख पाएं कि आपकी कक्षा में प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं।
बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए। और दूसरा है अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना। बच्चों को अर्धचंद्राकार या गोले में बैठाना उपयुक्त होता है, बशर्ते आपके पास इसके लिए पर्याप्त जगह हो। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था तब कारगर होती है जब आप बच्चों के साथ बात कर रहे हों, उनकी बात सुन रहे हों, कहानियाँ सुना रहे हों या किसी विषय पर व्यापक विचार विमर्श चल रहा हो। इससे प्रत्येक बच्चे तक शिक्षक की पहुँच आसान हो जाती है। ठीक है। और एक और बैठक व्यवस्था के संबंध में दिया गया है छोटे समूहों में बैठाना। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाना भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह बच्चों के बीच अंतरक्रिया को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रभावी है। इस बैठक व्यवस्था का उपयोग शिक्षक किसी अवधारणा पर बच्चों द्वारा आपस में विचार विमर्श करने, किसी प्रश्न को हल करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढने तथा सामूहिक प्रोजेक्ट आदि में कर सकते हैं। और एक कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी सामाजिक या धार्मिक समुदाय के क्यों न हो, आपस में घुल मिलकर बैठें। इसमें लड़कियों तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। और अगला पॉइंट बैठक व्यवस्था के संबंध में है, यह भी ध्यान रखें कि स्तरवार समूह इस प्रकार से बैठें कि अन्य समूहों को उनके कार्यों या बातचीत से व्यवधान न हो। और अगला पॉइंट है, समूह बनाते समय यह ध्यान रखें कि सभी एक समान अधिगम स्तर वाले बच्चे एक साथ हों। आप आवश्यकता अनुसार मिश्रित समूह बनाकर भी उन्हें बैठा सकते हैं। बैठक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बच्चे व शिक्षक कक्षा में कहीं भी आसानी से आ जा सकें तथा ब्लैक बोर्ड व अन्य सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा उनकी पहुँच में भी हो। ठीक है। तो ये है बैठक व्यवस्था के संबंध में। तो अभी तक हमने जाना कि शिक्षण कार्य से पूर्व तैयारी में हमें क्या क्या करना है। तो हमने देखा कि अधिगम स्तर संबंधी सूची हमें बनानी है और इसके लिए परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप का प्रयोग करना है और परिशिष्ट 2 में दिए गए प्रारूप को भी हमने बताया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये करना है कि समूह निर्धारण करना है कि जो है जिस बच्चे का जितना अधिगम संप्राप्ति हो चुका है उसको जो है समूह में बांटना है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट ये करना है कि लर्निंग आउटकम की सूची बनानी है और फिर उसके बाद समय सारणी बनानी है। 50 दिन का जो ध्यानाकर्षण शिविर लगाना है, फिर उसका दिवसवार विभाजन भी हो गया और फिर उसके बाद शिक्षण योजना के बारे में भी चर्चा हो गई। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता होनी अति आवश्यक है, ये भी हमने देखा। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में भी हमने देखा और बैठक व्यवस्था के बारे में अब तक हमने देखा। अब हमें देखना है कि क्या करें और क्या ना करें, कौन कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करनी है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या करें क्या ना करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखना है। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें करना है तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। तो पहले ही दिया गया है क्या करें। तो देखते हैं। प्रायः कक्षा में शिक्षक ही केंद्रीय भूमिका में देखे जाते हैं, अर्थात वही निर्देश देते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा अनुशासन के नाम पर बच्चे शांत रहते हुए उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि अधिकांश समय बच्चे केंद्रीय भूमिका में होने चाहिए। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है। तो कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट। ठीक है। ये 40 मिनट की जो एक पीरियड होता है उसके बारे में बताया गया है कि उसमें जो है 5 मिनट शिक्षक की क्रियाशीलता हो गई 5 से 10% तक, और कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता हो गई 75 से 80%, लगभग 30 मिनट तक। ठीक है। कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता हो गई 5 से 10%, लगभग 5 मिनट। ठीक है। तो ये है जो है विभाजन किया गया है कि किस में किसकी भूमिका होगी और इस पर क्विज भी बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है शिक्षक स्वयं समय पर आएँ, समय सारणी का ध्यान रखें तथा समय सारणी के अनुरूप शिक्षण कार्य करें। इससे बच्चों को समय की महत्ता समझ में आती है। ठीक है। तो ये शिक्षकों के लिए है। आगे है अगला पॉइंट दिया गया है, कक्षा में बच्चों को इस तरह बैठाएं कि आपकी नज़र सभी बच्चों पर रहे। इसके लिए बच्चों को गोले, अर्धचंद्राकार अथवा छोटे समूह में आवश्यकता अनुसार बैठाएं। अभी हमने बैठक व्यवस्था में भी इन पॉइंट को देखा था। आगे है कक्षा शिक्षण की पूरी तैयारी करके आएँ। कक्षा में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य संसाधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें। ठीक है। यह अभी हमने पीछे पढ़ा। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए किसी रोचक दृष्टांत, कहानी, खेल का प्रयोग करते हुए पाठ की शुरुआत करें। ठीक है। और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग अवश्य करें। उन्हें मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनाकर न रखें। आवश्यकता अनुसार बच्चों को उनके साथ कार्य करने का अवसर दें। फिर अगला पॉइंट है विषय एवं प्रकरण के आधार पर ही तकनीक या शिक्षण के तरीकों का चुनाव व प्रयोग करें। यथासंभव कहानी, कविता, खेल, गतिविधि आदि का प्रयोग करें। कक्षा का माहौल सहज एवं सरल बनाएं जिससे बच्चे तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। और अगला पॉइंट है सभी बच्चों को प्रोत्साहन दें, पूरी कक्षा के समक्ष बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करें, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों को अवश्य सुने, बच्चों को लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं तथा उसको महत्व दे रहे हैं, इससे उनकी भी ध्यान से सुनने की आदत विकसित होगी। अगला पॉइंट है सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में प्रतिभाग करने का अवसर दें। इसमें आप बालिकाओं तथा दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार समता व समानता की स्थिति को प्रोत्साहित करें। आपकी भाषा ऐसी हो जिससे हर बच्चा समझ सके। इसके लिए आप यथासंभव बच्चों की अपनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करें। यदि किसी बच्चे ने गलती की है तो उसकी गलती इस प्रकार से बताएं कि उसे हताशा न हो, बल्कि वह गलती के कारण को समझें। आपकी आवाज़ कोमल व भाषा स्नेहपूर्ण हो। समूह में कार्य करते समय बच्चों के बीच अवश्य जाएं तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों को यह महसूस हो कि उनके कार्यों पर आपकी दृष्टि है तथा आप उनका सहयोग करना चाह रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य करें ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये है क्या करें अभी चल रहा है, क्या हमें करना है इस प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। अगला है कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश द्वारा पुनरावृत्ति अवश्य करें। बच्चों के कार्यों को अवश्य जांचें तथा आवश्यकता अनुसार सुधार भी करें। गलतियों पर बच्चों से चर्चा करें, सकारात्मक फीडबैक दें ताकि उन्हें सही उत्तर या तरीके के बारे में पता चल पाए। पुनरावृत्ति की दृष्टि से अभ्यास हेतु प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कार्य अवश्य दें। तो ये था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हमें क्या करना चाहिए। आगे है क्या न करें, इसको भी देखते हैं। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर उन्हें हतोत्साहित न करें। उसके विपरीत प्रसन्नतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर देकर विषय वस्तु की व्याख्या करें। और अगला पॉइंट है किसी भी दशा में बच्चों में भय न पैदा करें। आपका प्रत्येक कार्य व व्यवहार बच्चों को विद्यालय व कक्षा प्रक्रिया से जोड़ने वाला हो। और अगला है बच्चों के मध्य भेदभाव न करें, उन्हें किसी भी प्रकार से अपमानित न करें। बच्चों के साथ गलत शब्दों का प्रयोग या गलत व्यवहार न करें। आपका कोई भी व्यवहार या कार्य शिक्षक की गरिमा को ठेस न पहुँचाए। तो ये सब ध्यान देना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। आगे है ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, उसको देखते हैं। 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। पहला, लर्निंग आउटकम्स का चयन करना, लक्ष्य निर्धारण करना, और फिर कक्षा शिक्षण अभ्यास के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकों का चयन करना, और शिक्षण योजना का निर्माण करना, और शिक्षण अभ्यास में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का चुनाव करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना। ठीक है, ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात, ये ध्यानाकर्षण शिविर के बाद की गतिविधियां हैं। ध्यानाकर्षण शिविर के पश्चात भी शिक्षकगण नियमित रूप से दैनिक कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण शिविर के अनुरूप उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान देने का कार्य जारी रखेंगे। दैनिक कक्षा शिक्षण अभ्यास में लर्निंग आउटकम्स को लक्ष्य मानकर शिक्षण योजना के अनुरूप शिक्षण तकनीकों का उपयोग निरंतरता के साथ किया जाना आवश्यक है। ठीक है, आगे है कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे का जो भाग 3 का जो कुछ पॉइंट जो रह गया है उसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।